हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्लास 9th का चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगा, ताकि जो बच्चे किसी कारण से स्कूल नहीं आ पाए हैं या उनका कोई टॉपिक छूट गया है तो वो इस वीडियो लेक्चर को देख के अपना उस टॉपिक को कवर अप कर सकें घर पर ही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है 3 लॉज ऑफ न्यूटन। न्यूटन ने 3 लॉज बताए हैं, वो कौन कौन से लॉज हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है बेटा? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट स्टेट देन इट विल कंटिन्यू रिमेन इन रेस्ट अनलेस एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। क्या मतलब हुआ इस लॉ का? कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी रेस्ट स्टेट में रखा हुआ है या रेस्ट स्टेट में है तो वो रेस्ट स्टेट में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये मार्कर यहां रख दिया है, ठीक है। नाउ इट इज इन रेस्ट स्टेट, नाउ इट इज इन रेस्ट स्टेट। अब ये तब तक यहीं पर ही रहेगा जब तक कि इस पर किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, है ना। सपोज दैट इसमें किसी भी तरह का अगर वाइब्रेशन ना हो, है ना, किसी भी तरह का मूवमेंट होता है या फोर्स लगता है या बाय एयर कोई हवा इतनी तेज चलती है कि हवा से गिर जाए या किसी वाइब्रेशन से गिर जाए या मैं खुद आगे फेस पर कोई फोर्स लगाऊं तो ये अपनी लोकेशन को चेंज करेगा। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट स्टेट देन इट विल रिमेन इन रेस्ट अनलेस एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। ओके, अब इस बात को हम चेंज करके कैसे लिख सकते हैं? सेकंड पॉइंट में, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन मूविंग स्टेट। रेस्ट की जगह क्या कर सकते हो? अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग स्टेट में है, कौन सी स्टेट में है? चल रहा है, तो वो इट विल रिमेन इन मूविंग स्टेट। रेस्ट की जगह आप क्या कर सकते हो यहां पे? मूविंग स्टेट अनलेस एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई चीज फ्लोर पर रोल कर रही है या गेंद जो है मूव कर रही है, तो वो मूव करती ही रहेगी अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। अब आप सोचेंगे कि गेंद अगर मूव करती है ग्राउंड पे तो रुक क्यों जाती है? क्योंकि ग्राउंड से बॉल पर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जिसका नाम है फ्रिक्शन, है ना। तो उस फ्रिक्शन के कारण बॉल, मूविंग बॉल क्या हो जाती है? रुक जाती है। अगर उस ग्राउंड से फ्रिक्शन को बहुत कम कर दिया जाए, फ्रिक्शन को बहुत कम कर दिया जाए तो बॉल कभी भी नहीं रुकेगी, ठीक है ना, या काफी समय के बाद रुकेगी। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट ये कहता है इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन मूविंग स्टेट इट विल रिमेन इन मूविंग स्टेट अनलेस एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। आई होप आपको ये फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसके बाद करेंगे सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन इज ऑल्सो नॉन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। अब ये इनर्शिया क्या होता है इसे समझते हैं। इनर्शिया, द टेंडेंसी ऑफ मटेरियल विच रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी होती है या वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो उसकी स्टेट में जो चेंज आता है उसको अपोज करती है। मतलब वो नहीं चाहती है कि उसकी स्टेट में कोई चेंज आए, क्योंकि फर्स्ट लॉ भी यही कहता है इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट स्टेट देन इट विल कंटिन्यू रिमेन इन रेस्ट स्टेट अनलेस एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। मैंने आपको मार्कर का एग्जांपल दिया था कि अगर मैंने मार्कर को यहाँ पर रख दिया है तो ये रेस्ट स्टेट में ही रहेगा अनलेस एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। और सेकंड पॉइंट हमने ये देखा था कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन मूविंग स्टेट देन इट विल कंटिन्यू रिमेन इन मूविंग स्टेट अनलेस एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। तो यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया भी जो है वो इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया होता है वो उसकी स्टेट में जो चेंज आती है उसको अपोज करता है। ठीक है, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि इनर्शिया मास ऑफ ऑब्जेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका मास जितना कम होगा उसका इनर्शिया उतना ही कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक 500 रुपीज का नोट है
और एक 5 रुपीज का कॉइन है, तो दोनों में से किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? 5 रुपीज कॉइन का इनर्शिया ज्यादा होगा। यस, क्योंकि उसका मास 500 रुपीज के नोट से क्या है, ज्यादा है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। आई होप आपको लॉ ऑफ इनर्शिया समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। स्टूडेंट्स, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन पढ़ने से पहले हमें मोमेंटम पढ़ना होगा। जब हमें मोमेंटम समझ में आएगा तभी हमें सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन भी समझ में आएगा। तो मोमेंटम क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक नई क्वांटिटी आ जाती है जिसे कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, है ना। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। इट इज डिनोटेड बाय पी, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है पी। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम को डिनोट करते हैं पी से, मास का सिंबल एम एंड वेलोसिटी का सिंबल वी होता है। इसकी हम यहाँ से एसआई यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। एसआई यूनिट क्या होगी मोमेंटम की? अगर आप इसकी एसआई यूनिट लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? मास की यूनिट होती है किलोग्राम एंड वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप यहां से इसकी एसआई यूनिट क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको आप इस तरीके से डिक्टेट कर सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया अपना मोमेंटम। अब हम इसके बाद करेंगे सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है? According to this law, external force is directly proportional to the rate of change in momentum. Rate of change in momentum. आइए समझते हैं सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, लेट बी एज्यूम दैट जो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर t टाइम, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होकर हो जाती है v। क्या हो जाती है बच्चों? v हो जाती है। तो जब ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो इसका मोमेंटम क्या था? मोमेंटम हमने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो यहां से इसका जो मोमेंटम था पहले वो था मास इंटू वेलोसिटी mu, और बाद में मोमेंटम चेंज हो गया, कितना हो गया? मास इंटू v। कितना हो गया? v। अब ये लॉ ये कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं, according to the definition, external force is F directly proportional to the rate of change in momentum। तो change in momentum यहां पर हो गया mv माइनस mu।
एंड रेट वर्ड टाइम के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो ये यहां से अपने पास एक फॉर्मूला आ गया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस एम यू अपॉन टी, ठीक है। अब यहां से हमें एक नया फॉर्मूला ड्राइव करना है जो एग्जाम में पूछा जाता है, डेरिवेशन भी आता है इसका, फोर्स, मास और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का। तो यहां से जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहां पे हम एक कांस्टेंट लेते हैं k, तो ये हो जाएगा mv माइनस एम यू अपॉन टी। यहां पे हम k की वैल्यू को 1 रखते हैं, k की वैल्यू को क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। तो वैल्यू फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा mv माइनस एम यू अपॉन टी। और जब हम यहां से mv और mu में से m कॉमन निकालते हैं तो अंदर टर्म रह जाती है v माइनस यू अपॉन टी। अब आपने यहां पे चैप्टर 8 में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि v माइनस यू अपॉन टी, हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, mv माइनस यू अपॉन टी को मैंने mv माइनस यू अपॉन टी इस फॉर्मेट में रख दिया है। और आपको पता है कि a इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। तो हम v माइनस यू अपॉन टी की जगह a पुट करते हैं, तो ये अपने पास एक फॉर्मूला आ जाता है f इज इक्वल टू ma। ये फॉर्मूला एक रिलेशन बताता है, रिलेशन, दिस फॉर्मूला represent the relation between force, mass and acceleration। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और यहां से हम फोर्स की यूनिट भी कैलकुलेट